नमस्कार छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हाई सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 5वीं का विषय हिंदी व्याकरण का वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम पाठ 11 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह, हिंदी में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह का पहले हम विराम और चिन्ह का अर्थ देख लेते हैं। तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान या संकेत। इस प्रकार से विराम और चिन्ह की परिभाषा क्या बनती है? तो परिभाषा बनती है वाक्यों के बीच या अंत में रुकावट का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्यों के बीच में या अंत में रुकावट का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा समझ में आ गई। अब देखते हैं कि विराम चिन्ह के प्रकार। तो हिंदी के विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। यहाँ पर हमने कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं। ये क्या है? पूर्ण विराम। ये क्या है? अल्प विराम। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। इसे कहते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। और ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। और ये है योजक। तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह। अब हम इन चिन्हों की परिभाषा देख लेते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है वह देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है एक लंबा डंडा, जिसको की परिभाषा इस प्रकार से है। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना। पूर्ण विराम का अर्थ होता है भली भांति ठहरना। यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। यह कहाँ लगाया जाता है? वाक्य के अंत में। उदाहरण में देखेंगे, जैसे सुबह का समय था। सुबह का समय था, वाक्य समाप्त हो गया तो हमने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। तो ये पहला हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया। वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है अल्प विराम। अल्प विराम, जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। यह एक ही तरह के अनेक शब्दों या वाक्यों के शुरू में आने वाले हाँ या नहीं के बाद लगता है। जैसे दिल्ली अल्प विराम, मुंबई अल्प विराम, कोलकाता अल्प विराम। इस तरह से एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग करने के लिए भी हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो चेन्नई भारत के प्रमुख नगर है, ये वाक्य बन गया। इसके बाद आता है नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में यह प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ प्रश्न पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आखिरी में हमने क्या लगा दिया? प्रश्न है तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक को संबोधन बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। इसका चिन्ह होता है, एक डंडी होती है, नीचे एक डॉट लगी होती है, बिंदी लगी होती है। यह हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, भय आदि भावों संबोधन सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे वाह। वाह, ये क्या हो गया? किसी चीज़ की तारीफ करने के लिए बोला गया तो वाह। वाह के बाद क्या लगाया हमने? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल कर दिया के बाद क्या आएगा? पूर्ण विराम। किसी भी वाक्य की समाप्ति के बाद हमें पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है नंबर 5, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में डबल डॉट लगाई जाती है और इसका प्रयोग कब होता है? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। जैसे जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान एक नारा है, इसे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जब भी हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जय जवान जय किसान।
तो जो चीज़ परिवर्तित नहीं होती, ज्यों की त्यों लिखी जाती है, उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, लेकिन विशेष क्या कहा था? जय जवान जय किसान। तो हमने इस चीज़ को उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखी है। इसके बाद आता है योजक चिन्ह। दो शब्द में योजक, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग होता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग होता है। जैसे चलते चलते पहुंच ही जाएंगे। तो चलते चलते शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। तो इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए हमने बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। बाकी हिंदी का लेखन करते समय इन चिन्हों का प्रयोग करने से आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब होमवर्क में आपको इनकी परिभाषाएं कॉपी पर लिखना है और उदाहरण के साथ उसको समझकर याद करना है। धन्यवाद।